तो आज हम देखेंगे 1 मई का करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल होगा आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। जस्ट लाइक वी कैन से दैट ये यूपीएससी होगा, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। तो 1 मई का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे और काफ़ी डीप में इसे पढ़ेंगे। चलिए हम तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। अब ये क्या कहता है और ये क्या है, देखते हैं। सबसे पहले कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बॉट अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, उसको कहाँ लेके आ गया? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया। ठीक है, और ये किसने लाया है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। ऑन अप्रैल 29 2020 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बॉट द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA अंडर जल शक्ति which was earlier under the Ministry of Water Resource, River Development and गंगा रिजर्वेशन। जो पहले किस में था? वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजर्वेशन में था, उसको कहाँ लेके आ गया? जल शक्ति मिनिस्ट्री में लेके आ गया। किसको? कावेरी वाटर मैनेजमेंट। अब ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट है क्या, वो देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4 इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, अंतर्राज्यीय भारत के राज्यों के बीच में क्या था? इस रिवर को, कावेरी नदी को लेके क्या था? एक डिस्प्यूट चल रहा था कि ये पानी हम ये यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे, कुछ इस तरीके से था। इन 1956 had constituted the Kaveri Water Dispute Tribunal on June 2, 1990 to address the dispute regarding the interstate river Kaveri एंड द रिवर वैली अमॉन्ग द स्टेट। कौन कौन से स्टेट्स के बीच में था ये समस्या, वो देखना है। वो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ये ध्यान रखना है कौन से 4 स्टेट्स के बीच में, ये पूछ सकता है आपको। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, इनके बीच में एक ये था, कॉन्फ्लिक्ट था, डिस्प्यूट था। उसी को सॉल्व करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था। ठीक है, ये जो अथॉरिटी बनाई गई थी। अब देखिए जल शक्ति मिनिस्ट्री क्या है। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय मर्जिंग द डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया। किस किस को? वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इन सब को मर्ज करके 2019 में क्या कर दिया गया? एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? जल शक्ति मिनिस्ट्री। इन सब को मर्ज करके बनाया गया। और इसको कौन हेडेड करता है? ये दिस इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये कौन है? कंस्टिट्यूंसी इनका कहाँ से? जोधपुर कंस्टिट्यूंसी, लोकसभा क्षेत्र कहाँ से आते हैं? ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं। कौन है ये? गजेंद्र सिंह शेखावत। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स कौन है इसके लिए? रतन लाल कटारिया। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अंबाला से करते हैं। चलिए इस तरीके से हम देखेंगे। तो प्लीज़ इसी तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NPI। अब देखिए सबसे पहले NPI होता क्या है। तो NPI होता है जो भी हमारा देश है, ठीक है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना। जैसे NPI इज़ अ फर्स्ट काइंड ऑफ होल ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज to provide world class infrastructure across the country, world class infrastructure across the country and improve the quality of life of citizen। ये किसके लिए किया जाता है? सिटीज़न के लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो नागरिक हैं उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, वो उच्चतर स्तर पे जाए। ठीक है, इट इज़ एम्ड। अब ये उच्चतर स्तर पे कैसे जा सकता है? कि देश में रोड अच्छा हो, पानी अच्छा हो, सड़क अच्छा हो। ठीक है, इट इज़ एम टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, दोनों है ना।
ये जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन किया जाता है वो अट्रैक्ट करता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी हो उसमें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखते हैं। इट विल प्ले अ मेजर रोल इन इंडिया इन बिकमिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025। ये जो मोदी जी का सपना है कि 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इसमें एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, एक बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा। और वो क्या है देखिए, इन 29 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड अ टारगेट टू इन्वेस्ट 100 लाख करोड़ इन इंडियाज सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ओवर अ 5 ईयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम लगभग 100 लाख करोड़ इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम अगले 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने कितना किया वो भी हम देखेंगे। तो ऑन अप्रैल 29-20 द टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब टास्क फोर्स कौन होता है? जो इन सब कामों को एग्जीक्यूट करता है, जो कमेटी एग्जीक्यूट करती है, उसमें कुछ पर्सन्स होते हैं, उसको हम टास्क फोर्स कहते हैं। चेयर्ड बाय अ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अतनु चक्रवर्ती। ये जो टास्क फोर्स है ना, इसको कौन ये कर रहा है? इस टास्क फोर्स को कौन चेयर कर रहा है? जो टास्क फोर्स है उसको चेयर कौन कर रहा है? अतनु चक्रवर्ती। सबमिट हिज, उन्होंने सबमिट किया क्या? फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन द एनपीआई। क्या लगना चाहिए, कहाँ किस सेक्टर में कितना लगेगा? टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और निर्मला सीतारमन। प्रोजेक्टिंग अ टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑफ 111 लाख करोड़ 111 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट होना है। कब? ये अगले 5 साल में 19 से 24-25 तक, फाइनेंशियल ईयर तक ये इन्वेस्टमेंट होना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या बनता है कि कितना लाख करोड़ होना है। ठीक है, और वो टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन है? अतनु चक्रवर्ती, ध्यान रखिएगा। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो किस किस सेक्टर में होना है? तो फॉर एनपीआई प्रोजेक्ट, ध्यान से देखिएगा, द सेंटर वुड इन्वेस्ट 39%। जो भारत सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कितना इन्वेस्ट करेगी? 39%, यानी कि 111 लाख करोड़ का 39% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, वाइल स्टेट शेयर, जो राज्य हैं वो कितना देंगे? स्टेट शेयर वुड बी 40%, 40% राज्य का होगा, पर्टिकुलर राज्य का। फॉलोड बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑफ 21%। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना देंगे? 21% देंगे, जो भी कंपनीज होगी उसमें। अब सेक्टर वाइज देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया है। तो एनर्जी, जो ऊर्जा के क्षेत्र में 24% का होगा इन्वेस्टमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन में 18% का होगा, और अर्बन एरियाज उसमें क्या होगा? 17%, रेलवे में 12%, अमाउंट टू बी अराउंड 71%। ये सब मिला के 71 प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सबको मिला के इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। चलिए, तो हम इस तरीके से ये एनपीआई को हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये क्या है। ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। अब देखिए क्या है ये। इट इज़ एन इंडियन लेजिस्लेशन एक्ट। पहले तो इसे समझना पड़ेगा ये होता क्या है। इट इज़ एन इंडियन लेजिस्लेशन इनएक्टेड ऑन, ये कब किया गया? इनएक्टेड ऑन अगस्त 2005, अगस्त 25, 2005, 25 अगस्त 2005 को एक्ट किया गया था। ये सबसे बड़ी बात है, याद रखिएगा। जो मनरेगा कौन से साल में शुरू हुआ है? तो हम बोलेंगे 2005 में। इट प्रोवाइड्स अ लीगल गारंटी फॉर 100 डेज। ध्यान से सुनिएगा, एक लीगल गारंटी प्रोवाइड करता है 100 दिन के लिए रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट in every financial year to the adult member of any rural household who willingly does unskilled manual work। ऐसे 100 दिन का रोजगार एक फाइनेंशियल ईयर में, हर एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि क्या होगा? मार्च, अप्रैल टू मार्च होता है ना फाइनेंशियल ईयर, तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करता है उन एडल्ट्स को जो क्या है? रूरल इलाके से बिलोंग करते हैं और वो अनस्किल्ड हैं,
उनमें कोई अनस्किल्ड मतलब कोई उनको काम आता नहीं है, किसी काम में वो एक्सपर्ट नहीं है, वो अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको 100 दिनों का गारंटेड प्रोवाइड कराता है रूरल डेवलपमेंट एरिया में। अब देखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा। तो सबसे पहले ना इसका फुल फॉर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम, छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, 2-4 बार कंफ्यूज कर दे। गारंटी एक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका मेन एम क्या था वो तो मैंने पहले बता दिया, तो भी देखते हैं। एम टू इम्प्रूव द परचेसिंग पावर ऑफ रूरल पीपल, जो गरीब हैं, जो गांव के साइड के लोग रहने वाले हैं, उनकी खरीद की कैपेबिलिटी बढ़ा सके। तो खरीदेंगे कैसे? जब आपके पास पैसा होगा, और पैसा कब आएगा? जब आप कोई तो काम करोगे। टू प्रोवाइड प्राइमरी, सेमी और अनस्किल्ड वर्क टू द पीपल, उनको क्या किया जाता है? प्राइमरली छोटे छोटे अनस्किल्ड वर्क, जो उसके लिए कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इट सिक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन, ये क्या करता है? उस गैप को घटाने के, किसके? रिच और अमीर और गरीबी के बीच में जो गैप है उसको घटाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड 1/3 ऑफ द डेजिग्नेटेड वर्कफोर्स मस्ट बी वुमेन, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? जितने भी लोग उसमें आप काम करवाएंगे उसमें कितना होना चाहिए? 1/3 वुमेन होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए उसमें 100 लोग काम करते हैं तो 1/3 मस्ट बी वुमन, इतना औरतें होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन एसोसिएशन विथ स्टेट गवर्नमेंट इज मेंशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये MHRD के अंदर आता है, और उसको कौन हल करता है? नरेंद्र सिंह तोमर। हु इज़ द मिनिस्टर? नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ये कौन से विधानसभा से करते हैं? मुरैना, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं ये। चलिए आगे। ऑन अप्रैल 2029, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट, छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 18 लाख अनस्किल्ड लेबर। अब ये देखिए नंबर 1 कैसे रहा, क्योंकि जैसे भी कि आप सभी को पता है इस ड्यूरेशंस में कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। तो छत्तीसगढ़ में क्या किया गया? उसके प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, यानी कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन को यूज़ करके, मास्क को यूज़ करके, और कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैले, स्प्रेड ना हो, उसके प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबसे ज़्यादा कितने लोगों को दिया? 18.51 लाख पर्सनस को दिया है। ये रोजगार, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट किया है। और फॉलोड बाय राजस्थान, दूसरे नंबर पे राजस्थान था 10.7 लाख के साथ। उत्तर प्रदेश 3rd नंबर पे है, वर्कर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा। अब देखिए ये कुछ लिस्ट है जो टॉप 5 स्टेट्स के हैं। पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। टॉप 5 कम से कम आपको ध्यान में होने चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सोलर पावर। इंडिया installed a 7.3 gigawatt solar power. It's a very big achievement. देखिए on April 29, 2020, according to the Marcom India Research India Solar Market Leaderboard 2020 reported India has installed 7.3 gigawatt of solar power plant in calendar year 2019, which consolidate its a position on 3rd largest solar market in the world after China and US। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2019 भी कितना 7.3 गीगावाट का उन्होंने पावर प्लांट लगाया। इससे क्या होता है? सोलर लगाने से ये इको फ्रेंडली होता है, वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इससे बिजली जनरेट होती है जो कि हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया इतना पावर रखने के बाद। ठीक है, तो इंडिया में इस फाइनेंशियल ईयर में तो इतना हुआ, तो टोटल कितना हुआ? तो इंडिया हैज़ टोटल सोलर इंस्टॉलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 35.7 गीगावाट अंडर बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2019। ये इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज़ मर्कॉन इंडिया? ये मर्कॉन इंडिया कौन है? ये देखिए,
यहाँ पे हमने देखा ना, अकॉर्डिंग टू द मर्कॉन इंडिया रिसर्च, इस पॉइंट पे देखिए हमने यहाँ देखा है अभी, यहाँ पे मर्कॉन इंडिया रिसर्च। अब ये होता क्या है वो हम देखते हैं। मर्कॉन कम्युनिकेशन इन इंडिया, मर्कॉन कम्युनिकेशन इंडिया इज अ सब्सिडरी ऑफ यूएस बेस्ड मर्कॉन कैपिटल ग्रुप। एक यूएस बेस्ड कंपनी है मर्कॉन कैपिटल ग्रुप, उसकी सब्सिडरी यूनिट है ये। एंड इट इज़ अ लीडिंग क्लीन एनर्जी कम्युनिकेशन। क्लीन एनर्जी मतलब कोई भी वातावरण में, इन्वायरमेंट में गंदगी नहीं फैलता है सोलर पावर से, इसीलिए इसको इस तरीके से कंसल्ट किया गया। कंसल्टिंग फॉर्म, एंड इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस इन हेल्पिंग द शेप इंडियाज रैपिडली ग्रोइंग क्लीन एनर्जी मार्केट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रिया संजय, एंड इसके फाउंडर थे राज प्रभु। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है यूएस एड announces a 3 million USD to support India's effort to combat COVID-19। यूएसए ने इंडिया को कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए 3 मिलियन यूएसडी का सपोर्ट किया है। तो देखिए क्या बोला गया, ऑन 30 अप्रैल 2020 द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये याद होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वन ऑफ द लीडिंग एड एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये गवर्नमेंट है ऑफ यूनाइटेड स्टेट का एक लीडिंग एजेंसी है, अनाउंस एन एडिशनल ग्रांट ऑफ 3 मिलियन यूएसडी। एडिशनल वर्ड ध्यान से सुनिएगा, एन एडिशनल ग्रांट, एक्स्ट्रा, यानी इससे पहले भी कुछ दिया है। इन एडिशन टू 2.9 मिलियन यूएसडी ऑन 6 अप्रैल 2020, यानी कि 6 अप्रैल को 2.9 मिलियन तो दिया ही था, और बाद में 30 अप्रैल को एक्स्ट्रा और उन्होंने 3 मिलियन दिया टू हेल्प द इंडिया टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस डिसीज, ये जो आपदा आई है उससे फाइट करने के लिए। और ये फंड कैसे जाता है, किसको दिया जाता है, देखिए द फंड आर प्रोवाइडेड टू द इनोवेटिव फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, पार्टनरशिप एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर एसेस एंड लॉजिस्टिक पहल प्रोजेक्ट। जो इसको ध्यान रखता है उसका नाम क्या है, पहल प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है पहल प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड हम कह सकते हैं, लेकिन 100% उसी के लिए नहीं हो, किसके लिए, इनोवेटिव फाइनेंशियल। तो मेन यहाँ पे आता है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लेजिस्लेटिव, जो हेल्थ केयर पे ध्यान दे उसके लिए। नेक्स्ट है डिजास्टर कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर 5 मिलियन डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया इन 2019 IDMC। व्हाट इज दिस, ये है क्या, ग्रिड 2020 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट, ये होता क्या है वो देखते हैं। क्या है, ऑन अप्रैल 2020 अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, एक रिसेंट रिपोर्ट इस कमेटी ने दिया, वो कमेटी कौन है, इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, टाइटल्ड द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल रिप्लेसमेंट ग्रिड 2020। एक रिपोर्ट उन्होंने दिया इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, नॉट इंटरनेशनल, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 2020। नियरली 5 मिलियन पीपल वेयर डिस्प्लेस्ड इन इंडिया, 5 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हो गए इंडिया के, मतलब इंडिया के अंदर ही दूसरे स्टेट्स में। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सो फार, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सो फार। अब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि राज्य से यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, यूपी से बिहार जाना, महाराष्ट्र से बिहार आना, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट्स हुआ है उसके लिए, अब ये है होता क्या है वो देखते हैं। तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट हुआ है माइग्रेशंस। अब ये क्या है, व्हाट इज द ग्रिड 2020? इट्स अ ग्लोबल रेफरेंस फॉर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट डेटा एंड एनालिसिस वाइडली यूज्ड बाय अ पॉलिसी मार्कर नेशनल गवर्नमेंट
अनटाइटल्ड नेशनल एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, जर्नलिस्ट एंड एकेडमिक। ध्यान से सुनना है। एंड व्हाट इज आईडीएमसी? इट इज द वर्ल्ड्स authoritative source of data and analysis on internal displacement. World's authoritative source of data and analysis on the internal displacement. It has been a part of Norwegian Refugee Council (NRC) since its established in 1989, and where it is a headquarter, where its headquarter Geneva, Switzerland, and Alexandra Bilak, who is the director, is Alexander Bilak। थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या है? डिजास्टर कॉन्फ्लिक्ट्स ट्रिगर्ड 5 मिलियन डिस्प्लेस्ड इन इंडिया 2029। सबसे ज़्यादा इंडिया में हुआ था। तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? व्हाट इज़ आईडीएमसी, व्हाट इज़ ग्रिड, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, लोन स्कीम विकास अभय। अब ये विकास अभय लोन स्कीम लॉन्च्ड, और ये कौन लॉन्च किया है? केवीजीपी। क्या है देखिए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और रीजनल रूरल बैंक, एक ग्रामीण बैंक है। और ये क्या कर रहा है? चेयरमैन पी गोपी कृष्णा हैज़ लॉन्च्ड अ विकास अभय ऑन लोन स्कीम टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योग जो हैं, मीडियम स्केल जो हैं, बोरोवर्स हुज बिजनेस एक्टिविटीज आर डिस्टर्बटेड ऑन द अकाउंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इन धारवाड़। धारवाड़ में जो कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण जो छोटे इंडस्ट्री लघु उद्योग हैं, मीडियम लेवल के हैं, उनको वो क्या करेगा? कुछ उधार देगा ताकि वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर सके। ओके, अब इसमें कुछ शर्तें भी रखा है उन्होंने। क्या शर्त रखा है देखिए, की पॉइंट्स क्या रखा है इसके। द लोन विल बी फॉर द एग्जिस्टिंग मीडियम स्केल, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस कस्टमर हु हैव बीन रेगुलर ऑन द फेब 2029, जो 29 फरवरी तक, मतलब इस ईयर 29 फरवरी तक जो रेगुलर था। अब मैक्सिमम लोन कितना का मिलेगा? अप टू 1 लाख, 1 लाख का मिलेगा। विल बी प्रोवाइडेड नो कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं लगेगा। इज एम्फेसाइज्ड एंड इज रिपेबल विद इन 36 मंथ, 36 महीने के अंदर उनको वापस भी करना पड़ेगा। कोई बॉन्ड नहीं जमा करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, लेकिन 36 महीने के अंदर उन्हें वापस भी करना होगा। और मैक्सिमम रुपीज़ कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए तक का। इन एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी विल टू द एलिजिबल एग्जिस्टिंग MSME बोरोवर्स एंड हेल्प्स देम टू असिस्ट ओवर द करंट क्राइसिस। क्या काम है? जो प्रेजेंट में जो समस्याएं आ गई उससे फाइट करने के लिए, जो आपदा आई है उससे निपटने के लिए दिया जाएगा और अपना बिजनेस को कंटिन्यू रख सकें। अब कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। IND बैंक, इंडियन बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ 5 स्पेशल कोविड इमरजेंसी लॉन्च स्कीम, 5 स्पेशल कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम, 5 स्पेशल कोविड इमरजेंसी स्कीम्स उन्होंने लागू किया है। नेमली इंडिया कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, इंडिया माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस एमएस कोविड इमरजेंसी लोन एंड इंडिया कोविड इमरजेंसी सैलरी लोन, इंडिया कोविड इमरजेंसी पेंशन लोन टू सपोर्ट इट्स अफेक्टेड कस्टमर। 5 प्रकार के, कितने प्रकार के? इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पीओ वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये है व्हाट इज़ केवीजीपी, हेडक्वार्टर किधर है? धारवाड़ में है। और कर्नाटका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है? ये तो ग्रामीण बैंक है, इसको किसी ने स्पॉन्सर किया होगा, तो कौन सा है? कैनरा बैंक ने स्पॉन्सर किया है। चलिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्लीज़, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि रेगुलरली हम कोशिश करेंगे जो करंट अफेयर्स अपडेट होता रहे इसके ऊपर। क्या है? थंगजम दाबली सिंह, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। देखिए अब ये है क्या? अबाउट ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये है क्या, देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इज कॉन्फर्ड ऑन द पर्सन विथ अचीवमेंट, ये एक अचीवमेंट है, ये एक पुरस्कार है। इन द इंटरनेशनल रिलेशन, प्रमोशन ऑफ जापानीज कल्चर, इन्वायरमेंट, प्रेजेंटेशन, वेलफेयर और अचीवमेंट इन देयर फील्ड। जो जापान के कल्चर, इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन, वेलफेयर और अचीवमेंट को अपने फील्ड में जागृत करता है, उसके बारे में बताता है, उसको क्या करता है, जापान का जो गवर्नमेंट है, जापानीज गवर्नमेंट है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित करती है। और इट वाज, ये कब से शुरू किया गया? 1875 मेजी एंड क्रिएटेड अप्रैल, इसमें हुआ है ये स्टार्ट जापान। और ये इस बार इनको मिला है, ये असम के रहने वाले हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। व्हाट इज़ द करेंसी? जापानीज येन। एंड प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, ये बहुत पॉपुलर पर्सन है शिंजो आबे, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। और ये कहाँ के, इनको ये मिला है, ये अवार्ड मिला है, थंगजम दाबली सिंह को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जापान का जो है कल्चर है उसे उन्होंने डेवलप किया है, बताया है, उसके बारे में जागरूकता फैलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपॉइंटमेंट है, देखिए, टी.एस. तिरुमूर्ति अपॉइंटेड एम्बेसडर और परमानेंट प्रिजर्वेटिव, यूनाइटेड नेशंस। क्या है? ऑन 29 अप्रैल 2020 टी.एस. मूर्ति एंड इंडियन फॉरेन सर्विस IFS ऑफिसर थे ये, 1985, करेंटली सर्विंग एज अ सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में ये काम कर रहे हैं। was appointed as the permanent representative of India, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत बड़ा पद है। एट न्यूयॉर्क, सक्सेडिंग ये किन की जगह पे आए हैं? अकरबुद्दीन रिटायरमेंट के बाद ये आएंगे। और अकरबुद्दीन किसके लिए पॉसिबल थे, मतलब इनका मेन काम क्या था? ये यूनाइटेड नेशन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये जो भी टेरर एक्ट हुआ था उसके लिए वो उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए वो वर्क कर रहे थे। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अब ये हम इनके बारे में देखेंगे। तो इसको कौन हेड कर रहा है? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर कौन है? वी मुरलीधरन। एंड हेडक्वार्टर कहाँ होता है? साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनाइटेड नेशन में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को? टी.एस. मूर्ति। वो किसकी जगह आएंगे? अकरबुद्दीन की जगह आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बिजनेस डील्स भी हुए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। महिंद्रा फाइनेंस और मोनोलाइफ पिक्स अ 49% स्टेक्स इन महिंद्रा। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द सिंगापुर आर्म और सिंगापुर बेस्ड मोनोलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड PT लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड 49% स्टेक्स। इन्होंने 49% स्टेक्स ले लिया है। किसका? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस का 49% शेयर लिया है। 49% wholly owned a subsidiary Mahindra Assets Management Company. Okay, this regards a Manulife has invested 35 million or 265 crore in Mahindra AMC. An agreement for the same was linked in June 2019. Mahindra Finance now owned as a balance, उनके पास कितना बच गया? 51% स्टेक्स बच गया। 49 उनको दे दिया तो ये बच गया। तो क्वेश्चन क्या बनता है? किसके साथ महिंद्रा ने टैकल किया?
किसके साथ अपना शेयर किसको बेचा, मनुलाइफ को बेचा। ये बैंकिंग एग्जाम में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब क्वेश्चंस इस टाइप के। अब देखिए क्या है अबाउट मनुलाइफ। मनुलाइफ का हेडक्वार्टर क्या है, टोरंटो कनाडा। एंड हु इज़ द CEO ऑफ रॉय गोरी। अबाउट महिंद्रा AMC, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, महाराष्ट्र। एंड हु इज़ द डायरेक्टर CEO, आशुतोष बिश्नोई। आशुतोष बिश्नोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हुआ है, वो हुआ है रिलायंस इंक्रीजेस स्टेक्स 26.3% स्काईट्रन। स्काईट्रन कंपनी के साथ जो ये रिलायंस ने है वो अपना स्टेक्स 26.3% शेयर यूज़ किया। तो रिलायंस क्या किया है, स्काईट्रन में 26% शेयर जो है 26.3% शेयर खरीदा है उसका। ऑन अप्रैल 29, 2020 रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड, रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस लिमिटेड wholly owned a subsidiary of Mukesh Ambani led Reliance Industry Limited has increased its stake 26.3% on a fully diluted basis in US based SkyTrain Incorporated। SkyTrain Incorporated में इन्होंने 26% शेयर खरीद लिया। A venture founded technology company which develops a modern transport modes, कुछ नई तकनीकी ट्रांसपोर्ट का नया तकनीक यूज़ करेगा पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत। और वो RIL क्या है, देखो RIL हैज़ इन्वेस्टेड इन स्काईट्रॉन टू प्ले एन एक्टिव रोल इन एडवांसिंग सॉल्यूशंस स्पेशली इन टेलीकॉम सेक्टर में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में, सर्विसेज में, एडवांस्ड मटेरियल, इलेक्ट्रिक बैटरीज एंड ऑल्सो डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी प्रोटोटाइप। और मैं आपको बताता हूँ आगे कि पॉड टैक्सी क्या होता है, और नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये इसका मेन मोटो था इसका शेयर खरीदने का। क्या क्या था, खास क्या क्या था देखने की बात वो है कि टेलीकॉम सेक्टर में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में, सर्विसेज, एडवांस मटेरियल, इलेक्ट्रिक बैटरीज एंड ऑल्सो टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी प्रोटोटाइप और नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब देखते हैं क्या होता है। द आइडिया ऑफ पॉड टैक्सी इन इंडिया वॉज फर्स्ट अंडरटेकन बाय द रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्टर्स नितिन गडकरी। इसका आइडिया किन्होंने लेके आया था, ये हमारे जो रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी। इन 2016 में ही इन्होंने ये बोला था, आइडिया इसके पास आया था। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग in January 2017 had cleared the ministry's proposal through its panel test 3 rapid transportation system with the use of pod taxi। pod taxi के 3 रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करके उसको 2017 में क्लियर कर दिया, अप्रूव्ड कर दिया। अब वो है क्या, व्हाट आर द pod taxis? It is an automated driverless rapid transition system that function on overhead suspension और मैग्नेटिक लेविटेशन, जो बिना ड्राइवर की गाड़ी चलाएगा, ट्रांजिट सिस्टम होगा और उसको क्या करेगा, वो ओवरहेड सस्पेंशन और मैग्नेटिक एलिवेशन पे काम करेगा, लेविटेशन पे काम करेगा। ऑटोमेटिक व्हीकल्स होंगे ये जिसमें ड्राइवर्स नहीं। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट का चांस बच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम सोचें तो बेरोजगारी बढ़ने के भी चांसेस हैं। अबाउट स्काई ट्रेन INC, और ये जो कंपनी है स्काई ट्रेन, इसके बारे में भी दिया गया है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा से कुछ तो भी डील करता है, हैज़ पार्टनर्ड विथ, कुछ तो भी उसमें पार्टनरशिप है। देखो फाउंडेड इन 2011, इट हैज़ बीन वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ हाई स्पीड स्केलेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड दैट इज़ लो कॉस्ट एंड हैज़ पार्टनर्ड विथ, इसमें जो भी है नासा के साथ उसने पार्टनरशिप किया है। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज II इन इज़राइल, हेडक्वार्टर कहाँ है, इरविन कैलिफोर्निया, और साथ में चेयरमैन एंड CEO जेरी सैंडर्स। अबाउट RIL, हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई एंड मुकेश अंबानी इज द CEO। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप।
जन शुद्धि सुगम मोबाइल ऐप टू एक्सेस अ जेनेरिक मेडिसिन बेनिफिट। जेनेरिक मेडिसिन बेनिफिट एक्सेस करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इसको अभी यूज़ कर रहे हैं कितने परसेंट टोटल? 3,25,000 लोगों ने अभी तक इसे यूज़ कर रहे हैं जन शुद्धि सुगम ऐप से। एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय अ ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया। फार्मा की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है उसने इसको लॉन्च किया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रधानमंत्री भारतीय जनशुद्धि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जनशुद्धि परियोजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। जेनरिक मेडिसिन आप ले सकें उसके लिए द जनशुद्धि सुगम ऐप हेल्प्स द कंज्यूमर टू यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी टू लोकेट द प्रधानमंत्री जनशुद्धि केंद्र। अब इस ऐप को यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आपके लोकल एरिया में, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आपके लोकल एरिया में प्रधानमंत्री भारतीय जनशुद्धि केंद्र कहाँ है। एंड टू प्रोवाइड द डायरेक्शन, और इसका मैप, रास्ता गूगल मैप के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ओके किसके लिए? टू एनालाइज द कंपैरिजन ऑफ जेनेरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन इन MRP एंड ओवरऑल सेविंग, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। अबाउट, अब ये है क्या वो भी देखते हैं। अबाउट प्रधानमंत्री भारतीय जनशुद्धि परियोजना में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इज मेकिंग अ क्वालिटी मेडिसिन, एक उच्चतम क्वालिटी की दवाई बनाना, टू अवेलेबल फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेज एट एन अफोर्डेबल प्राइस थ्रू द जन औषधि, है ना, जो गरीब लोग हैं उसको एक क्वालिटी मेडिसिन मिल सके, है ना, कुछ कम प्राइस पे, जनशुद्धि मेडिकल स्टोर्स पे। एन एक्सक्लूसिव आउटलेट टू रिड्यूस द एक्सपेंस इन हेल्थ केयर, कुछ शारीरिक इसके लिए हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। द जन औषधि स्टोर्स कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय द इंडिविजुअल, अब इसे कोई भी इस्टेब्लिश कर सकता है। जन शुद्धि स्टोर इस्टेब्लिश बाय द इंडिविजुअल एजेंसी भी कर सकता है, कोई व्यक्तिगत पर्सन भी इस स्टोर को खोल सकता है। NGOs इन द प्रेमाइसेस, NGO अपने प्रेमाइसेस में भी कर सकता है, प्रेमाइसेस ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है, विद द स्पेस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट टू ऑपरेटिंग द एजेंसीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ एक इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकता है, एजेंसी भी कर सकता है, NGO भी कर सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। तो जन औषधि स्टोर्स established anywhere else by private institution, private NGOs trusted will be linked with the BPPI headquarters through the internet, ठीक है, इस पे BPPI कंट्रोल करेगा। अब BPPI क्या है? ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, उसके अंडर रहेगा। अब ये क्या है? उसके CEO कौन है? सचिन कुमार सिंह, जनरल मैनेजर। इतना तो डीप में नहीं आता है, लेकिन चलिए तो भी हमने देख लिया। चलिए आगे, नेक्स्ट ग्लेनमार्क। अब ये क्या है? ग्लेनमार्क इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, तो देखने की कोशिश करते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा बिकम्स द फर्स्ट कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंपनी टू गेट नॉड फॉर्म DCGI। अब ये क्या है वो मैं बताता हूँ। DCGI फॉर क्लिनिकल ट्रायल फॉर फैबीपिराविर टैबलेट। फिर अब ये क्या है? तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स मुंबई महाराष्ट्र बिकम्स द फर्स्ट फार्मा कंपनी इन इंडिया to receive the approval from Drug Control General of India, Drug Control General of India DCGI to conduct clinical trial of, ये एक टैबलेट है फेविपिराविर,
एंटीवायरल टैबलेट, फायरिपिराविल एंटीवायरल टैबलेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। इसको इन्होंने अप्रूव्ड कर दिया DCGI ने कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के ऊपर। और व्हाट इज़ ग्लेनमार्क, एक अच्छी मेडिकल कंपनी है, दवाई बनाती है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ग्लेन सल्दनहा इसके डायरेक्टर है, सल्दनहा, और इसके फाउंडर हैं ग्रेसिसा सल्दनहा। चलिए नेक्स्ट, हैकर्ड हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक्स डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैकर्ड क्या है? हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। हैकर्ड अ रोबोट टू असिस्ट ऑफ फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वॉरियर्स। ये योद्धा की तरह, हेल्थ केयर योद्धा की तरह ये काम करता है, इसे कहते हैं हम। देखिए तो क्या रोबोटिक डिवाइस, ये क्या है? एक रोबोटिक डिवाइस है, एक रोबोट के समान है। हेल्प्स द फ्रंट लाइन, यानी कि सबसे आगे जो डायरेक्ट पेशेंट से डील करता हो, हेल्थ केयर वर्कर्स इन मेंटेनिंग द फिजिकल डिस्टेंस। अब आपको पता है कोरोना वायरस नॉर्मल फैलता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। तो क्या किया गया है? मेंटेनिंग द फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम दोज इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। The device was developed by the CSIR Central Mechanical Engineer Research Institute, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। एक रोबोट बनाया गया जो फ्रंट लाइन पे डील करता है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखता है, क्योंकि पर्सन्स को और मेडिकल जो वॉरियर्स है, मेडिकल स्टाफ्स है, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ बनाया गया? दुर्गापुर में बनाया गया, वेस्ट बंगाल में। आगे ये है ऋषि कपूर, एक्टर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। फेमस हिंदी एक्टर ऋषि कपूर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67 ऑन अप्रैल 30, 20। वेस्टर्न बॉलीवुड एक्टर ऋषि राज कपूर passed away at the age of 67 in Mumbai, Maharashtra, after a second-year battle with leukemia। इसको क्या कहते हैं हम जनरल भाषा में? ब्लड कैंसर। ही वॉज बॉर्न ऑन September 4, 1952 इन मुंबई, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का कैपिटल कौन सा है? मुंबई। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? उद्धव बाल ठाकरे। एंड गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ओके नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर इंक्स MOU with Tata Technology to build 2 CIIIT सेंटर्स। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, किसके साथ? टाटा टेक्नोलॉजी के साथ, टू बिल्ड 2 CIIT सेंटर्स। अब ये क्या है वो देखते हैं। इन अ बिड टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, द जम्मू कश्मीर J&K एडमिनिस्ट्रेशन, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, हैज़ साइन अ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड to set up 2 centers for innovation, incubation and training CIITs in the union territory, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया है। एंड वन ऑफ ईच गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एट जम्मू बारामुल्ला, जम्मू एंड बारामुल्ला में एक गवर्नमेंट कॉलेज शुरू किया जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये टाटा के बारे में है और ये जम्मू कश्मीर के बारे में है। तो अबाउट जम्मू कश्मीर, ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। देखिए अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, कैपिटल बदल जाते हैं। कैपिटल जम्मू का विंटर में होता है जम्मू, और समर में हो जाता है श्रीनगर। ध्यान से देखिएगा, ये ना 2 अलग अलग है, जम्मू श्रीनगर। ठंडी में कहाँ क्या होता है कैपिटल? जम्मू, और समर में होता है श्रीनगर। क्योंकि ठंडी में ना जो श्रीनगर है वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए जम्मू शिफ्ट हो जाता है। और नेशनल पार्क कौन सा है? सिटी
सलीम अली पार्क भी कहते हैं। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, उसको सलीम अली पार्क भी कहा जाता है। और कौन सा एक नेशनल पार्क है? द चिंगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फीफा लॉन्चेस अ वी विलियन विन कैंपेन फॉर द हेल्थ वर्कर्स। फीफा लॉन्चेस वी विल विन, वी विल, दिस इज वी विल विन कैंपेन, वी विल विन कैंपेन फॉर हेल्थ वर्कर्स। जो अभी आप सभी लोगों को पता है कि अभी कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप है पूरे वर्ल्ड में, पूरा का पूरा जो विश्व है उससे अफेक्टेड है। तो जो फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है, वी विल विन। और ये कहाँ से? स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल फुटबॉल गवर्निंग बॉडी हैज़ लॉन्चेस अ कैंपेन कॉल्ड वी विल विन, a special video to play a tribute to the health workers and others professional who ensure the society continues to function among the COVID-19 pandemic। और इसमें क्या है? फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन बाईचुंग भूटिया, who is also a featured among 50 past and present football stars, वो भी इसमें शामिल थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था 1 मई का करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ आप सभी को रिक्वेस्ट है, यदि अच्छा लगा हो और आप हमेशा ऐसा चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब कभी भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप देख सके।